हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड 12th क्लास इकोनॉमिक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सेट 1 है, उसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। 2021 का मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। चूज करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर टाइप। उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो ये एक मार्क्स का होगा। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, 1 से लेकर 15 तक। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट में पूछा है, पार्ट बी में आपको माइक्रो का पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। अवसर लागत मैंने आपको पढ़ाया था ना, जो लोग रेगुलर कर रहे क्लास इकोनॉमिक्स की वो लोग समझ रहे होंगे अवसर लागत क्या है। उसका वैकल्पिक नाम भी मैंने आपको बताया था। जो लोग नए हैं वो लोग शुरू से देखिए वीडियो, बहुत अच्छे से मैंने समझाया एक एक टॉपिक। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, औसत लागत एवरेज कॉस्ट, ऑप्शन बी है लेखांकन लागत अकाउंटिंग कॉस्ट, हस्तांतरण लागत ट्रांसफर कॉस्ट, या फिर मौद्रिक लागत मॉनेटरी कॉस्ट। क्योंकि अवसर लागत जो होता है ना, वो हम किसी एक विशिष्ट यानी किसी एक पर्टिकुलर जो हम लोग का ऑप्शन होता है, विकल्प होता है, उसको चुनने के लिए अन्य विकल्प जो हम लोग के पास उपलब्ध होते हैं, वैलिड ऑप्शन दैट वी हैव, उसको हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो त्यागे गए जो हम लोग का कॉस्ट होता है उसी को हम लोग अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, तो इसका वैकल्पिक नाम क्या होता है? इसका वैकल्पिक नाम एक्चुअल में होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट करके कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आर्थिक लागत इसका वैकल्पिक नाम होता है। ठीक है, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अल्टरनेटिव नेम होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए दिया है क्या क्या, हस्तांतरण, लेखांकन, औसत और मौद्रिक। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक कॉस्ट को हम लोग मौद्रिक लागत से तुलना करके, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉनेटरी कॉस्ट। क्लियर है? अगर आपका एग्जाम में इकोनॉमिक कॉस्ट ऑप्शन होगा तो उसको करेक्ट करिएगा। ठीक है, वही होगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स डिमांड। डिमांड जो होता है ना, मांग, उसको प्रभावित करने वाला बहुत सा कारक होता है। तो उसमें से कोई एक कारक इसमें दिया है आपको ऑप्शन में, उसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है उत्पादन की तकनीक, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है साधन की कीमत, ऑप्शन सी है उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर्स इनकम, या फिर ऑप्शन डी है उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सा जो कारक है वो मांग को प्रभावित करता है, जो डिमांड को अफेक्ट करता है? देखो इसमें से जो ऑप्शन डी है ना वो करेक्ट आंसर होगा, उत्पादन की लागत इस मांग को प्रभावित करती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट्स डिमांड। कैसे? क्योंकि अगर मान लो ये एक पेन बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसमें अगर वो 100 रुपया खर्च करके 20 पेन बना रहा है तो 5 रुपए एक का कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, अगर उसका मशीन खराब हो गया मान लो, या कुछ भी, वो उत्पादन की लागत यानी कि मान लो इसका पेन का प्रोडक्ट जो है, उसका साधन जो है, रिसोर्सेज, उसका दाम बढ़ गया। ठीक है, तो उसको अगर 6 रुपया लागत पड़ रहा है तो वो क्या करेगा, 5 रुपया का पेन जो बन रहा था वो 6 रुपया में बन रहा है, तो वो क्या करेगा, अपना लाभ कमाने के लिए उसको 7 रुपये में बेचेगा लाभ रख के, और अगर 5 में बनाएगा तो 6 में बेचेगा। तो अगर कोई चीज 6 रुपये में बिक रहा है और 7 रुपये में बिक रहा है, तो जब 6 रुपये में बिकता है तो उसका ज्यादा खरीदा जाता है। ठीक है, उसका डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन वही चीज जब वही सेम चीज का 7 रुपया दाम हो जाए तो क्या होगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा। तो इस प्रकार उत्पादन का जो लागत होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो सीधे तौर पर डिमांड को प्रभावित करता है, मांग को प्रभावित करता है, डिमांड पर इफेक्ट डालता है। क्लियर है? जैसे ये 3 रुपया का पेन है, लिखो फेंको। ठीक है, तो सब खरीदते हैं इसको, चलो सस्ता में है, लिखो फेंक दो। ठीक है, लेकिन जब इसका दाम 4 रुपया हो जाए, क्योंकि जब इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो बनाने वाली कंपनी है तो इसका दाम 4 रुपया कर देगी। तो जब 4 रुपया करेंगे तो स्टूडेंट सोचेंगे 4 रुपये का क्यों लेंगे हम, उससे अच्छा कि हम रिफिल वाला ले ले, ताकि रिफिल जब खत्म हो जाएगा तो फिर से उसमें हम दूसरा रिफिल डाल के इसको इस्तेमाल कर लेंगे, तो फेंक देंगे, है ना। 5 रुपये में तो रिफिल वाला आ जाता है।
तो इसी तरह जब कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है, उत्पादन की लागत, तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड उसका कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कम कीमत पे कम प्राइस पे डिमांड ज्यादा होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपयोगिता की माप की इकाई है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज। मैंने आपको बार बार पढ़ाया ये वाला यूटिलिटी का जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, चैप्टर में। क्या हो सकता है? ऑप्शंस दिए, किलोग्राम, लीटर, मीटर या यूटिल्स। मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराया था, इसमें भी बताया था कि यूटिल्स लिखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यूटिल्स। उपयोगिता की माप का इकाई यूटिल होता है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज यूटिल्स। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, बजट की ढाल होती है। अभी मैंने आपको बजट लाइन पढ़ाया था, 2-3 दिन पहले अपलोड किया था वीडियो। द स्लोप ऑफ अ बजट लाइन इज। क्या ऐसी होती है? ऋणात्मक होती है, नेगेटिव, धनात्मक होती है, पॉजिटिव, शून्य होती है, 0, या फिर अनंत होती है, इन्फिनिट। तो बजट लाइन का जो ये होता है स्लोप, वो कैसा होता है? बजट की ढाल कैसी होती है? इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? जब तक हम लोग को पता नहीं होगा कि बजट लाइन कैसे दिखता है तो कैसे पता चलेगा? तो बजट लाइन ऐसा दिखता है, ठीक है। ये होता है इसका पॉइंट्स, ये एक्स एक्सिस एंड ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स होता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ से इधर आ रहा है, तो इसका ढाल कैसा हो गया? बजट की ढाल ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेगेटिव होती है इसकी ढाल, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि बजट लाइन का इक्वेशन क्या होता है और 4 ऑप्शन दे दे, तो ये इस टाइप का ऑप्शन ये होता है, पी एक्स एक्स एन प्लस पी वाई वाई एन इक्वल्स आई, ठीक है, इनकम आई के बराबर। तो ये होता है बजट लाइन का इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। इसको आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप नए हैं तो पहले के वीडियो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिया है। बजट लाइन इक्वेशन है, ये इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है? द डिमांड ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग इन इट्स प्राइस। यानी ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका जब कीमत बढ़ता है तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। कीमत बढ़ने के साथ, प्राइस बढ़ने के साथ उसका डिमांड यानी मांग भी बढ़ जाता है। कौन सा ऐसा वस्तु है? देखो इसमें ऑप्शंस दिए, आवश्यक वस्तु यानी नेसेसरी गुड्स, विलासिता वस्तु लग्जरी गुड्स, जीवन रक्षक वस्तु लाइफ सेविंग गुड्स, या गिफिन वस्तु गिफिन गुड्स। देखो आवश्यक वस्तु जो है, जैसे कि आवश्यक क्या क्या चीज होता है हमारे लिए? रोटी यानी खाना, कपड़ा, है ना, मकान। तो क्या होता है, इसका अगर प्राइस बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा, तो क्या इसका मांग भी बढ़ जाएगा? नहीं, हम लोग को जितना का जरूरत है उतना ही ना खरीदेंगे, है ना। तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आवश्यक वस्तु जो है, जरूरी चीजें जो है, वो बहुत सारा नहीं खरीदते, जितना का जरूरत है उतना ही खरीदेंगे, है ना। अब देखिए ऑप्शन बी है विलासिता वस्तु लग्जरी गुड्स, ऑप्शन सी है जीवन रक्षक वस्तु लाइफ सेविंग गुड्स, ऑप्शन डी है गिफिन वस्तु यानी घटिया जो वस्तु होता है उसको बोलते हैं गिफिन वस्तु। तो जीवन रक्षक वस्तु जो है जैसे मेडिसिन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जब मेडिसिन का प्राइस बढ़ेगा तो क्या हम लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे? नहीं। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि मेडिसिन भी जितना जरूरत होता है उतना ही खरीदा जाता है ना। ऐसा नहीं कि एक खाना है तो प्राइस उसका ज्यादा हो गया तो और ज्यादा ले ले, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो गिफिन वस्तु यानी खराब वस्तु, ठीक है। मान लो मोटा चावल है तो गरीब इंसान खरीदता है, तो क्या उसका दाम बढ़ जाएगा तो वो खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि पैसा जिसके पास कम है वही लोग खरीदते हैं गिफिन वस्तु को, ठीक है। जो मोटे खाद्य पदार्थ होते हैं वो होते हैं गिफिन वस्तु, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी विलासिता वस्तु। क्यों होगा विलासिता वस्तु? लग्जरी गुड्स, क्योंकि जब लग्जरी गुड्स का जितना प्राइस बढ़ता है ना उतना ही उसका डिमांड बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि लग्जरी गुड्स जो है वो स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होते हैं। मतलब इंसान को ऐसा लगता है कि इससे मेरा इज्जत बढ़ रहा है। जैसे कि कोई कार हो गया, ठीक है। अब कार का कीमत हो गया एकदम 15 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, बहुत महंगी महंगी कार्स आती है। तो क्या करते हैं जो रईस लोग होते हैं उन लोग को दिखाना है कि हाँ मेरे पास है ये चीज है, तो वो उनके लिए क्या हो जाता है? स्टेटस सिंबल गुड्स हो जाता है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु हो जाता है। उससे उनका इज्जत बढ़ता है कि ये चीज है,
ठीक है। तो इसलिए जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनका प्राइस जितना बढ़ता है उतना ही उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह विलासिता वस्तु लग्जरी गुड्स इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लग्जरी गुड्स का जितना प्राइस बढ़ेगा उतना इसका डिमांड भी बढ़ेगा, जितना उसका कीमत बढ़ेगा उतना उसका मांग बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि रईसों का फुटानी है ये सब, और जैसे ही वो वस्तु का कीमत घटता है तो लोग लेना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। स्टेटस सिंबल गुड है तो उन लोग का स्टेटस खराब हो जाएगा कि सस्ता चीज ले रहा है ये आदमी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? द इंक्रीमेंट इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू एन एडिशनल इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज सेड टू बी। इसके ऑप्शंस दिए हैं, कुल लागत टोटल कॉस्ट, औसत लागत एवरेज कॉस्ट, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट, या फिर अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि जब किसी वस्तु की उत्पादन की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में जो बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, उसको हम लोग सीमांत लागत कहते हैं। द इंक्रीमेंट इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू एन एडिशनल इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज सेड टू बी मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, द नेम ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज। ऑप्शंस दिए हैं, उपयोगिता फलन यूटिलिटी फंक्शन। ऑप्शन बी है साधन का प्रतिफल रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ऑप्शन सी है पैमाने का प्रतिफल रिटर्न्स टू अ स्केल, या फिर ऑप्शन डी है लागत फलन कॉस्ट फंक्शन। इसका करेक्ट आंसर है पैमाने का प्रतिफल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रिटर्न्स टू अ स्केल। द नेम ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिटर्न्स टू अ स्केल। ठीक है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम होता है पैमाने का प्रतिफल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्पादक 10 खिलौने को बाजार में 5 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचता है। ठीक है, तो उसकी कुल संप्राप्ति क्या होगी? A producer sells 10 toys at the rate of ₹5 per toy in market. What is his total revenue? इसका टोटल रेवेन्यू आपको बताना है क्या होगा। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखो 15 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए या 2 रुपए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4-5 के स्टूडेंट भी ये सॉल्व करते हैं मैथ्स में। देखो टोटल रेवेन्यूज का टोटल रेवेन्यू कुल आगम बराबर होता है क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यानी बेची गई मात्रा गुणा कीमत, कुल आगम का ये फॉर्मूला है, सूत्र है टोटल रेवेन्यू का, क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 10 खिलौने के बाजार में 5 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचता है। तो क्वांटिटी कितना है इसका? 10। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला में पुट करते हुए क्वांटिटी सोल्ड कितना है? 10 इंटू प्राइस कितना है? 5 रुपए प्रति खिलौना, 5, तो कितना हो गया? 50 रुपया हो गया। ठीक है, A producer sells 10 toys at the rate of 5 rupees per toy in market. What is his total revenue? तो अगर 5-5 रुपया करके एक खिलौना का दाम है, 10 खिलौनों को बाजार में बेच रहा है एक उत्पादक, तो उसका कुल संप्राप्ति यानी टोटल रेवेन्यू क्या है? तो 10 इंटू 5 हो गया 50 रुपीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 50 रुपीज। क्लियर है? सी क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया आपसे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ फर्म्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इज। ऑप्शन दिए है इसके 1, 0, 10 से कम, सॉरी कम को मैंने यहाँ मक लिख दिया, 10 से कम, लेस देन 10, या फिर बहुत अधिक। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में मैं कुछ बताती हूँ आपको कि पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होता है उसमें बहुत सी फर्में होती है और इनमें से कोई भी फर्म ऐसी स्थिति में ऐसा
स्टेट में नहीं होता है कि वो बाजार कीमत को यानी मार्केट प्राइस को प्रभावित कर सके। ठीक है, मार्केट प्राइस को कोई भी फर्म इसमें प्रभावित नहीं कर सकता है। तो इसमें बहुत सारी फर्में होती है और इसमें कंपटीशन लेवल हाई होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, बहुत अधिक, वेरी लार्ज। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, वेरी लार्ज होती है। ठीक है, इसीलिए इसका कंपटीशन लेवल भी हाई होता है। सी क्वेश्चन नंबर 10 है, एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है। द डिमांड फॉर अ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनोपोलिस्ट इज, ऑप्शंस दिए हैं, पूर्णतः लोचदार यानी परफेक्टली इलास्टिक, लोचदार इलास्टिक, बेलोचदार इन इलास्टिक, या फिर ऑप्शन डी दिया है पूर्णतः बेलोचदार, परफेक्टली इन इलास्टिक। एकाधिकार जो बाजार होता है ना, इसमें एक ही विक्रेता होता है, यानी एक ही सेल करने वाला आदमी होता है। इसमें विक्रेता को कोई कंपटीशन या प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे कि इंडियन रेलवे हो गया, भारतीय रेल, डाक तार विभाग, झारखंड राज्य का विद्युत बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ झारखंड, तो ये सब जो है इनको किसी भी कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता है, प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए ये होता है लोचदार। ठीक है, एकाधिकार द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है लोचदार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 11 है, इल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है, पढ़ाया मैंने आपको, किलोग्राम, मीटर, मुद्रा या यूटिल्स। मार्शल के अनुसार क्या था उपयोगिता की माप की इकाई? यूटिल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्टेड यू शेप? देखो सीधा यू तो ऐसे हो गया, लेकिन उल्टा यू कैसे होगा? इन्वर्टेड उल्टा यू कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ऐसा टाइप का जो कर्व है वो किसका होता है? सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, औसत लागत कर्व। देखो यहाँ पे वक्र लिखना भूल गया है वो लोग, यहाँ पे वक्र लिखा होना चाहिए, चेक बोर्ड वाले लोग का गलती है, मिस्टेक है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा। क्योंकि देखो सीमांत उपयोगिता वक्र, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, औसत लागत वक्र, एवरेज कॉस्ट कर्व, सीमांत लागत वक्र, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, या फिर सीमांत उत्पाद वक्र, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। तो ऐसा इस टाइप का दिखने वाला उल्टा यू की तरह कौन सा कर्व होता है इनमें से? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमांत उत्पाद वक्र, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। ये जो है ना कर्व ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है, तो ये उल्टा यू की तरह होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में, कॉब डगलस उत्पादन फलन Q इक्वल्स AL अल्फा के बीटा के पैमाने का प्रतिफल का माप है। द रिटर्न्स टू स्केल इन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल्स टू AL अल्फा के बीटा इज मेजर्ड बाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, या फिर अल्फा बाई बीटा, अल्फा अपन बीटा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है। नाउ 14th नंबर क्वेश्चन इज, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र देखो क्या दिया हुआ है, Q इक्वल्स 10-5P है, तो उस वस्तु की कीमत 2 रुपए प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे देखो Q इक्वल्स 10-5P दिया हुआ है, यहाँ पे Q हो गया इसका क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, तो यहाँ पे Q हो गया, क्या हो गया? मांग, डिमांड इक्वल्स 10-5P। यहाँ पे P का मतलब है प्राइस, ठीक है, कीमत। तो अगर इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करते हैं Q इक्वल्स 10-5P, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा भी है मांग क्या है, तो मांग क्या होता है? क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे देखो यदि किसी वस्तु की मांग वक्र इतना है तो कुल वस्तु की कीमत 2 रुपए प्रति इकाई, यानी P के जगह पे हम लोग 2 लिख देंगे, 10-5 इंटू 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10-5 इंटू 10, 5 2 10, 10-10 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इफ द डिमांड कर फॉर अ गुड इज इतना है, तो व्हाट विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स एट द प्राइस ₹2। तो 2 रुपए प्राइस पर हमने इसको पुट किया, तो क्या आया आंसर? 0।
इसका डिमांड हो जाएगा 0, 2 रुपये प्राइस पर। अब देखो ऑप्शन नंबर सी में 0 है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार में वस्तु की कीमत P और सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट में क्या संबंध होता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड P एंड मार्जिनल कॉस्ट MC इन मोनोपोली? ठीक है, इसका ऑप्शंस दिए हैं P इक्वल्स MC या फिर P माइनस MC इक्वल 0, P इज ग्रेटर देन MC या फिर P इज लेस देन MC। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका P इज ग्रेटर देन MC, यानी एकाधिकार में वस्तु की जो कीमत होती है वो सीमांत लागत से हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट इन मोनोपोली। एकाधिकार का कोई कंपटीशन नहीं होता है और एकाधिकार अपने प्राइस उत्पादन की कीमत हमेशा सीमांत लागत के ऊपर ही तय करता है, क्योंकि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो प्रॉफिट गेन करना होता है, लाभ कमाना होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो लाभ कमाने के लिए क्या करेगा, अपना प्राइस बढ़ाएगा, है ना। तो इसलिए एकाधिकार में वस्तु का कीमत जो है वो सीमांत लागत से ज्यादा होता है। प्राइस इज ऑलवेज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट इन मोनोपोली। क्लियर है? अब देखो मैं MCQ जो है वो खत्म हो गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स में बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, 16 से लेकर 20 तक फिल इन द ब्लैंक्स है। एक मार्क्स का है, 5 मार्क्स का टोटल हुआ। देखिए 16 नंबर है, डैश ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। डैश डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ वेल्थ। किसने कहा है कि इकोनॉमिक्स वेल्थ साइंस ऑफ वेल्थ है या फिर धन का विज्ञान है? किसने कहा था? तो मैंने आपको बताया था एडम स्मिथ नाम के अर्थशास्त्री है जिन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्लियर है? एडम स्मिथ, इंग्लिश में लिखेगा ADAMSMITH। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज, उपयोगिता को डैश में मापा जा सकता है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा था MCQ में। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन, इसमें आप भर दीजिएगा यूटिल। यूटिल में मापा जा सकता है उपयोगिता को, यूटिल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है फिल इन द ब्लैंक्स का, किसी वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय में डैश संबंध होता है। तो किसी वस्तु की मांग यानी D और उपभोक्ता की आय यानी I, इन दोनों में क्या संबंध होता है? डिमांड एंड इनकम में आपको ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो है धनात्मक संबंध होता है, आप यहाँ पे लिखोगे धनात्मक। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखोगे पॉजिटिव। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड कंज्यूमर्स इनकम। कैसे बताती हूँ। अब देखो, अगर किसी का इनकम अगर मान लो 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वो जितना इनकम है उतना खर्च करेगा या उससे कम करेगा। ठीक है, तो उसका जो डिमांड है 5,000 है, या तो 5,000 के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 5,000। लेकिन अगर उस व्यक्ति का यानी उपभोक्ता का जो कंज्यूमर है उसका इनकम हो जाता है मान लो 5,000 से डायरेक्ट 7,000। ठीक है, 7,000 पर मंथ, तो क्या हो सकता है, तो उसका इनकम इस 7,000 से कम या उसके बराबर खर्च कर सकता है। तो जब इंसान का इनकम बढ़ता है तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है ना। जैसे कि मान लो 5,000 जब उसका इनकम है कंज्यूमर का, तो वो किसी चीज को करना चाहता है, मान लो एक मोबाइल फोन लेना चाहता है या फिर कुछ और भी लेना चाहता है। मान लो मोबाइल फोन लेना चाहता है, लेकिन 5,000 इनकम इंस्टॉलमेंट पे भी निकाले तो 5,000 उसका पूरा खर्च जा रहा है, इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरे। तो मान लो अगर 7,000 हो गया तो क्या करेगा, एक मोबाइल फोन खरीद लेगा। तो बढ़ा ना उसका डिमांड, तो क्या करेगा, 7,000 5,000 उसका खर्च है, 2,000 उसका इंस्टॉलमेंट कर देगा। तो इस तरह जैसे ही इनकम बढ़ गया उसका डिमांड भी बढ़ गया। तो जैसे जैसे इंसान का या उपभोक्ता का कह लीजिए कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, आय बढ़ता है, वैसे वैसे उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसका इनकम कम होगा तो वो क्या करेगा, डिमांड भी अपना कम कर देगा। जैसे वो अगर 10 वस्तु को उपभोग कर रहा है
तो बेचारा 8 या 9 करने लगेगा, काट देगा उसको, क्योंकि कहाँ से लाएगा, जितना इनकम है उतना ही ना खर्च करेंगे हम लोग। सी क्वेश्चन नंबर 19 है, जब उत्पादन के साधनों में 5% की वृद्धि होने से उत्पादन में 5% की वृद्धि होती है तो इस पैमाने का डैश प्रतिफल कहा जाएगा। इसमें पूछा है कि उत्पादन के साधनों में जितना वृद्धि किया गया, यानी 5% वृद्धि किया गया, उतने ही उत्पादन में भी वृद्धि होगा। तो ऐसे इसे क्या कहेंगे, इस पैमाने को क्या प्रतिफल कहा जाएगा। द रिटर्न्स टू स्केल इज सेड टू बी डैश इफ देयर इज 5% इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीजिंग इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाई 5%। यानी साधन में जितना वृद्धि हुआ है, यानी 5 हुआ है, तो इसमें भी उसका उत्पादन में, प्रोडक्शन में भी उतना ही वृद्धि हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है 5% का। तो इसे हम लोग कहेंगे स्थिर प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिफल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा स्थिर। इंग्लिश मीडियम वाले कांस्टेंट लिखिएगा आप लोग, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट कहिएगा, तो ये होता है कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दो विभिन्न ग्राहकों से किसी वस्तु की अलग अलग कीमत वसूलने की क्रिया क्या कहलाती है, डैश कहलाती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइस ऑफ अ गुड फ्रॉम 2 डिफरेंट कंज्यूमर्स इज कॉल्ड डैश। देखिए, उस प्रोसेस को पूछा है कि जिसमें दो अलग अलग कंज्यूमर से, ग्राहकों से, कस्टमर से अलग अलग कीमत वसूल रहा है एक ही चीज के लिए, सेम गुड के लिए। तो ऐसे स्थिति को, उसी क्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी क्रिया को हम लोग कहते हैं कीमत विभेद। कीमत विभेद। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है आपका मोनोपोली मार्केट में होता है, यानी एकाधिकार बाजार में होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, गलती से भी यहाँ मोनोपोली मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि कहाँ पे होता है ये चीज। ठीक है, ये पूछा है कि ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इस क्रिया को। ठीक है, इस क्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसमें दो अलग अलग कस्टमर से किसी वस्तु का, यानी किसी गुड का अलग अलग कीमत लिया जाता है उससे। ठीक है, तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कीमत विभेद, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये मोनोपोली मार्केट में होता है, एकाधिकार बाजार में, क्योंकि एकाधिकार बाजार में कीमत निर्धारक खुद एकाधिकारी होता है, तो इसीलिए ये अपने मनमाने ढंग से काम करता है। और ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसमें कीमत विभेद होता है, यानी एक ही चीज का, मान लो 5 रुपए का अगर वो कोई सामान है, तो एक को बेच देगा 6 में, एक को बेच देगा 7 में, एक को 8 में। तो अलग अलग ये जो ग्राहक आते हैं, कस्टमर, सबसे अलग अलग रेट में बेच रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद, यानी प्राइस में अलग अलग विभेद पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा है तो इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।